इसके पहले आपने सौर ऊर्जा की युक्तियां, ठीक है, सौर कुकर और सौर कुकर की सीमाएं, मतलब गैर परंपरागत स्रोत के बारे में आपने पढ़ा था, ठीक है, और परंपरागत आपने तो पढ़ ही लिया है ऑलरेडी। चलिए बात करते हैं हम। मैंने आपको बताया था कि जिस प्रकार से ऊर्जा की मांग बढ़ रही है, ठीक है, वे स्रोत या वे ऊर्जा के स्रोत जिनका इस्तेमाल कई पीढ़ियों से, मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी किया जा रहा है, मतलब हमारे दादा ने उसका इस्तेमाल किया, हमने किया, हमारी आने वाली पीढ़ियां करेंगी, तो वो क्या होंगी, परंपरा। नहीं होता, गांव में कहते हैं कि ये रीति रिवाज हमारे यहाँ का रिवाज बन गया है कि नहीं। तो देखिए जैसे कुछ रिवाज, कुछ जगह के ऐसे रिवाज है भाई कि शादी हो जाएगी दुल्हन नहीं जाएगी, है ना। कुछ लोग मानते हैं कि नहीं मानते, कुछ लोग ये मानते हैं भैया हमारे यहाँ डीजे लेके ना आना, है ना। अब कुछ कौन मान लेगा हमारे यहाँ दूल्हा ना लेके आना। तो ये अलग अलग सबके अपने अलग अलग सबकी मान्यताएं हैं, है ना। वैसे ही परंपरागत का मतलब वे स्रोत जिनका इस्तेमाल पीढ़ी दर पीढ़ी लगातार किया जा रहा है, वो क्या है, उसे बोला जाता है परंपरागत स्रोत। लेकिन इस वीडियो में हम जानेंगे गैर परंपरागत, मतलब पिछली पीढ़ियां जो थी या हमारे जो पूर्वज थे जिन्होंने उस ऊर्जा का इस्तेमाल नहीं किया जिसका इस्तेमाल हम कर रहे हैं, तो वो क्या होगा, गैर परंपरागत। लेकिन आने वाली पीढ़ियों के लिए हो सकता है कि ये परंपरागत बन जाए। कहने का मतलब है हम इस्तेमाल करेंगे, सपोज दैट हम इस्तेमाल करते, जैसे अब इलेक्ट्रिक वाली बाइक आ गई, हम इस्तेमाल करेंगे इलेक्ट्रिक वाली बाइक, तो आने वाली पीढ़ियां फिर इलेक्ट्रिक की बाइक, उसके बाद वाले फिर इलेक्ट्रिक की बाइक, तो ऐसे करते करते इलेक्ट्रिक वाली क्या हो जाएगी, परंपरागत हो जाएगी। लेकिन अभी वो क्या है, गैर परंपरागत। इसका मतलब इसके पहले वालों ने इसका इस्तेमाल किया था नहीं, इसके पहले डीजल चलता था, पेट्रोल चलता था, मिट्टी का तेल चलता था, है कि नहीं। लेकिन आने वाली पीढ़ियां इनका इस्तेमाल नहीं करेंगी क्योंकि ये खत्म हो जाएंगे। आपने पढ़ा है ऊर्जा के स्रोत, ऊर्जा दो प्रकार के, एक होता है नवीनीकरण स्रोत और दूसरा होता है अनवीनीकरण। नवीनीकरण का मतलब वह स्रोत जिसे दोबारा प्राप्त किया जा सके, और वह स्रोत जो दोबारा प्राप्त नहीं किया जा सके उसे क्या बोलते हैं, अनवीनीकरण। जैसे डीजल, पेट्रोल, मिट्टी का तेल, ये पृथ्वी के अंदर क्या हो जाएंगे, कुछ दिन के बाद ये खत्म हो जाएंगे, इनकी मात्रा सीमित है। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे भाई। लगातार कई पीढ़ियों से इनका इस्तेमाल किया जा रहा है कि एक समय तो ऐसा आएगा जब डीजल पेट्रोल खत्म हो जाएगा, तो फिर हम कहां जाएंगे, तो हम उसका ऑप्शन ढूंढ रहे हैं, वही है गैर परंपरागत। कहने का मतलब है जैसे हमने कल पढ़ा सौर ऊर्जा के बारे में कि अब सौर ऊर्जा से भी हम खाना बना सकते हैं। पहले मैंने बताया ना, गोबर के उपले होता था कि नहीं होता था, लकड़ी, कोयला, इससे हम खाना बनाते थे। लेकिन आने वाली पीढ़ी आप देखिए, वो उनके लिए उसके पहले की जो आज तक की जो पीढ़ी, कुछ ऐसी पीढ़ी है, कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ ऐसी बहुएं हैं जो आज भी उपलों से, मतलब जिसको गांव में कहते हैं गोईठा, है ना, उससे रोटी खाना बना लेती है। लेकिन आने वाली जनरेशन जो होगी वो मॉडर्न होगी। आई डोंट लाइक गोबर, पता नहीं क्या लगता होता है कि नहीं होता। मतलब आने वाली जो पीढ़ियां होंगी वो ज्यादा मॉडर्न होंगी, वो गोबर को टच नहीं टच करेंगी, तो क्या होगा, तो वो उसका ऑप्शन ढूंढेंगी कि क्या चाहिए, अब एलपीजी लेके आइए भैया, भारत का लाइए, चाहे इंडियन का लेके आइए, कौनू लेके आइए, लेकिन लेके आइए। अब जब इंडियन का गैस सिलेंडर हो जाएगा, जब सिलेंडर खत्म होगा, वो उसका ऑप्शन ढूंढेंगी क्या, अब हीटर लगवा दीजिए। अब हीटर लग गया, हीटर पे खाना, तो वो उपले क्या हो जा रही है, धीरे धीरे खत्म होती चली जा रही है। लेकिन पिछले वीडियो में हमने जाना कि उस गोबर का हम इस्तेमाल कर सकते हैं ताप बनाने में, और ताप से हम बिजली बना सकते हैं, और बिजली से फिर हम खाना बना सकते हैं। बना सकते कि नहीं बना सकते। तो वही है, लगातार परिवर्तन होता जा रहा है। लेकिन हमें क्या करना है, हमें ऊर्जा के स्रोत को ऑप्शन वाला ढूंढना है कि जब ये स्रोत खत्म हो जाएगा, तो क्योंकि खाना कोई छोड़ेगा नहीं। पृथ्वी पर जब तक जीवन है, जीव तब तक भोजन करेगा। और मानो अब ऐसा तो होगा कि नहीं कि कच्चा मांस खाना शुरू कर देगा, कुत्ता देखेगा दौड़ा लेगा, अब आओ तुम भंडारा, तुम भी आओ, हम भी चले इधर कोठरी में। ऐसा तो होने, पका के ही खाना हम खाएंगे। और जब पका के खाना होगा तो हमें क्या, किसकी जरूरत पड़ेगी, आग की जरूरत पड़ेगी। और आग के लिए कोई बेस होना चाहिए, कोई आधार होना चाहिए, आग तभी ना लगेगी भाई। ऐसा तो है नहीं कि मिट्टी का तेल केवल रखा हुआ है, मिट्टी के तेल में डायरेक्ट आग लगा देंगे। पेट्रोल में लग सकता है, डीजल में नहीं लगेगा। मिट्टी के तेल में डायरेक्ट आग नहीं लगेगी, समझ रहे हो। मतलब ऐसे किसी बर्तन में रख के डाल देंगे माचिस, आग नहीं लगने वाली, पेट्रोल में लग जाएगी, ठीक है, क्योंकि वो ज्यादा ज्वलनशील होता है। बात हम कर रहे हैं क्या है ऑप्शन, तो गैर परंपरागत। समझ में आ गया। कहने का मतलब वह स्रोत
जिसे कई पीढ़ियां पहले से इस्तेमाल कर रही हैं, आज भी उनका उपयोग किया जा रहा है, तो पीढ़ी दर पीढ़ी उनका इस्तेमाल किया जा रहा है, तो वो हो गया परंपरागत। लेकिन वे स्रोत जिनका इस्तेमाल पहली मतलब कुछ पीढ़ियां नहीं, पिछली पीढ़ियां नहीं कर रही थी, आज हम उसका इस्तेमाल, हम उसकी ओर तेजी से अग्रसर हो रहे हैं, हम उसका ज्यादा उपभोग करना चाहते हैं, तो वो क्या हो गया? गैर परंपरागत। जिसमें हमने सौर ऊर्जा के बारे में पढ़ा, सोलर सेल है ना, सोलर कुकर है कि नहीं पढ़ा ने? सोलर कुकर से मतलब खाना बन जाता है, क्या प्रॉफिट होते हैं, क्या लॉस होते हैं, वो हम जान गए। आज हम पढ़ेंगे समुद्र ऊर्जा। क्या है समुद्र ऊर्जा? देखिए, समुद्र ऊर्जा भी एक नवीनीकरण स्रोत है। जिस प्रकार से बिजली बनाने के लिए नदी के पानी को रोका जाता है, तो क्या होता है कि दोबारा नदी में पानी फिर मिल सकता है कि नहीं मिल सकता? मिल सकता है। पानी को बहाने के लिए कोई ऊर्जा नहीं देनी पड़ती, कुछ खर्चा करना पड़ता है, केवल पाइप लगाने का जो खर्चा है वही खर्चा है। पानी खरीदना नहीं पड़ता, पानी को रोकने के लिए बांध बनाना पड़ता है। हाँ, बांध से क्या नुकसान होता है, क्या फायदा होता है, वो हम जान चुके हैं, ठीक है। तो और नवीनीकरण का मतलब जिसे दोबारा प्राप्त किया जा सके, तो समुद्र का पानी अथाह पानी है, पृथ्वी का 70% भाग तो केवल पानी है, समुद्र खत्म नहीं होगा, तो इससे भी हम ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि यह ऊर्जा का नवीनीकरण स्रोत है। दोबारा इसमें लहरें आएंगी, दोबारा इसमें तरंगे आएंगी। कैसे कैसे हम इससे ऊर्जा प्राप्त करते हैं हम समझते हैं। पहला पॉइंट है ज्वारीय ऊर्जा। आप जानते हैं कि समुद्र की लहरें ऊपर उठती है, नीचे आती है, तो समुद्र की लहरों का ऊपर उठना, जब समुद्र की लहरें ऊपर उठ जाती है, क्या उठती है कि जब चंद्रमा क्या आता है, समुद्र के करीब आता है, तो वो आकर्षित करता है लहरों को और लहरें ऊपर उठती हैं। तो जब लहरें ऊपर उठती हैं तो उसे क्या बोला जाता है? ज्वार बोला जाता है। और जब लहरें नीचे आते हैं, समुद्र के तह तक आती है, तो उसे भाटा बोला जाता है। भाटा नहीं, भाटा, ठीक है, तो इसे बोला जाता है। अब क्या होता है कि जब ये समुद्र की लहरें उठती हैं तो उनमें तरंगे बनती हैं, तो उनसे, क्योंकि स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा आप जानते हैं, जब कोई चीज चलती है, जैसे मैंने आपको बताया था पहले साइकिल वगैरह में पीछे डायनेमो लगता था, तो वो क्या करता था ना, जो टायर होता है उसमें टच कर दिया जाता था, तो जब पहिया चलता था तो डायनेमो घूमता था, समझ रहे हैं ना, तो घूमता था, तो वो गतिज ऊर्जा को किस में बदलता था? विद्युत ऊर्जा में। डायनेमो की खासियत है कि अगर वो घूम गया तो वो बिजली बनाने लगेगा। आप बालने वाली मशीन जो आपके होती है उसमें अगर लगा के आप डायनेमो को घुमा देते हैं तो बिजली आपके घर बन जाएगी, ऐसी कोई बात नहीं। डायनेमो क्या काम करता है? वह एक ऐसा यंत्र है जो गतिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। तो उसी प्रकार से ज्वारीय ऊर्जा, जब लहरें उठती हैं तो उसमें क्या उत्पन्न होता है? गति उत्पन्न होगा कि नहीं? अब उसी गति का इस्तेमाल करके हम क्या बना देंगे? बिजली बना देंगे। समझ गए? अब उस बिजली से आप चाहे जो भी करो, बल्ब जलाओ, हीटर चलाओ, एसी चलाओ, कूलर चलाओ, खाना बनाओ, है कि नहीं? कौन लोग सटा के मार दो, वो तो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। अगला पॉइंट है तरंग ऊर्जा। आपको मालूम है कि समुद्र की लहरों में तरंगे बनती हैं। आप देखते हैं ना, वो जो ऐसा डाटेड डाटेड करके आती है, अरे भाई ऐसे करके नहीं आती, ऐसे करके, चलो देख ही लो महाराजो, आती कि नहीं आती? लगातार ऐसे ऐसे तरंगे आप देखते हैं ना, लहरें आती हैं समुद्र में, नदी में भी देख सकते हैं, पोखरा में देख सकते हैं, गांव में। वो क्या है? उन तरंगों, लगातार जब वो तरंगे, जब हवा चलती है तो वो तरंगे क्या करती हैं? वो लहरें बनती हैं। उन लहरों का इस्तेमाल, अब गति उत्पन्न हो गई, उसका भी इस्तेमाल करके हम क्या कर सकते हैं? ऊर्जा बना सकते हैं। आने वाली जनरेशन में या आने वाले समय में आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं बाबू महासागरीय तापीय ऊर्जा के बारे में। क्या होता है जानते हैं? आपके घर, आप छत के नीचे रहते हो, है ना, पेड़ के नीचे रहते हो, लेकिन समुद्र किसी के नीचे रहता है? नहीं ना, समुद्र सीधे सूर्य के संपर्क में रहता है, जिसकी वजह से उसका पानी क्या हो जाता है? गर्म हो जाता है। समझिए, महासागरीय तापीय ऊर्जा, पानी क्या हो जाता है? गर्म हो जाता है, और उस गर्म पानी से हम ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं। उसके कुछ शर्तें होती हैं। पहली शर्त होती है कि जो पानी हो वो 2 किलोमीटर गहराई तक, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? 2 किलोमीटर गहराई तक क्या हो? गर्म हो गया हो तब। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट कि ऊपर का पानी, मान लेते हैं, देखो ये समुद्र की तह, ठीक है, अब यहां पे मान लेते हैं सूर्य, ठीक है, थोड़ा गड़बड़ सूर्य है, समझिए बात को। अब यहां से कितना? 2 किलोमीटर गहराई तक टेम्परेचर क्या हो? यहां तक पानी क्या हो जाए? गर्म हो जाए, और यहां पानी क्या हो जाए? ठंडा हो जाए। लेकिन याद क्या रखेंगे कि इस गर्म पानी में
और ठंडे पानी में कितने डिग्री का अंतर होना चाहिए? तो 20 डिग्री सेल्सियस का अंतर होना चाहिए। तब इस गर्म पानी से हम क्या प्राप्त कर सकते हैं? ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं। क्या होता है महासागरीय तापीय ऊर्जा में कि जब सूर्य की किरणें समुद्र पे पड़ती हैं तो उसका पानी क्या हो जाता है? गर्म हो जाता है। तो उस गर्म पानी से हम क्या बना सकते हैं? ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं। कैसे प्राप्त करेंगे उसका अलग वीडियो मिलेगा, क्योंकि ये आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है। लेकिन आप इसके शर्त जरूर जान लीजिएगा कि क्या होता है कि ये गर्म पानी, इस गर्म पानी से हम ऊर्जा कैसे प्राप्त करेंगे कि ये जो पानी हो वो कितनी गहराई तक? 2 किलोमीटर गहराई तक पानी गर्म होना चाहिए। और जो गर्म पानी और ठंडा पानी में टेम्परेचर यानी कि तापमान का अंतर हो वो 20 डिग्री सेल्सियस का हो। मान लेते हैं अगर ऊपर वाला पानी 80 डिग्री सेल्सियस गर्म हो चुका है तो नीचे वाला क्या होगा? 60 डिग्री सेल्सियस गर्म होना चाहिए। मतलब इसमें कितने टेम्परेचर का अंतर होना चाहिए? 20 डिग्री सेल्सियस का। पॉइंट समझ में आ गया? आगे समझते हैं भूतापीय ऊर्जा। भूतापीय का ऊर्जा का मतलब आपको मालूम है कि पृथ्वी आज भी आग का एक दहकता हुआ गोला है। जैसे जैसे खुदाई करके जमीन के नीचे जाएंगे, गहराई में जाएंगे, आपको गर्मी लगेगी कि नहीं लगेगी? तो वैसे ही कुछ ऐसे भूमि की तापीय ऊर्जा, भूमि के अंदर जो गर्मी है, गर्मी एक प्रकार की क्या है? ऊर्जा है। उसका हम क्या करें? इस्तेमाल करें। तो क्या होता है कि पृथ्वी के अंदर गर्मी है आज भी, उसके अंदर बड़े बड़े चट्टान हैं, पहाड़ हैं जो पिघलते रहते हैं, लगातार पिघलते रहते हैं। और जिस जगह पे ये चट्टान पिघलते हैं उसे बोला जाता है तप्त स्थल। समझ रहे हैं? मान लेते हैं पहाड़ी क्षेत्रों में ज्यादा पहाड़ है, अगर जैसे ज्वालामुखी नहीं फटता तो जिस क्षेत्र में वो फटता है, जहां पे मान लेते हैं यहीं पे अगर ज्वालामुखी, इसके नीचे यहाँ चट्टानें पिघल रही इस जमीन के नीचे, तो इस जगह को क्या बोला जाएगा? तप्त स्थल। तप्त मतलब गर्म। समझ रहे? तप्त नहीं कहते तपता हुआ लोहा, तो तप्त का मतलब गर्म। गर्म स्थल, यहाँ की जमीन क्या होगी? गर्म। क्योंकि इसके, अरे भाई अगर समझ लो भदेली के ऊपर खड़े हो जाओगे नीचे और उसमें चावल है ना, पानी उबल रहा है, तो आपको गर्मी का एहसास होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि नीचे भदेली में भैया कुछ बन रहा है, भंडारा है ना, हालांकि कुछ ढंग का बनाना, फिलहाल बात कर रहे हैं। समझ रहे हो? तो क्या होता है? तप्त स्थल। जिस जगह पे गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है उसे क्या बोला जाता है? तप्त स्थल। आप कहेंगे कि भूमि के अंदर कुछ चट्टानें लगातार पिघलती रहती हैं, तो जिस जगह पे वो चट्टानें पिघलती है उसे बोला जाता है तप्त स्थल। और उसके बाद फिर क्या होता है कि जब वो तपती रहती है, उसके बाद क्या होता है? वो एक ऐसी जगह ढूंढती है जहां से वो बाहर निकल सके, मतलब जहां से ज्वालामुखी फट सके, जहां से वो बाहर निकल सके। तो वो बाहर जहां से निकलते हैं उसे गर्म चश्मा या उष्ण स्रोत बोला जाता है। गर्म चश्मा का मतलब चश्मा से क्या करते हैं? देखने का काम करते हैं। वह उसी तरह से वो जो चट्टानें होती हैं वो वहां से निकलती हैं, तभी ना वो देख रहे हैं कि यहां से निकलना है तो निकल लो भैया, तो वो चश्मा का काम कर रही है, या उष्ण स्रोत गर्मी को बाहर निकालने का एक स्रोत है। तो उस ऊर्जा का भी हम इस्तेमाल, क्योंकि तापमान से हम विद्युत तो बहुत आसानी से बना सकते हैं, ठीक है, तो उस तापमान से भी हम बिजली को बना सकते हैं। आगे बात करते हैं नाभिकीय ऊर्जा। आपके पास जो बिजली आती है वो ज्यादातर नाभिकीय ऊर्जा से आती है, कुछ कोयले से आती है, कुछ जल से आती है, ठीक है, कुछ पवन चक्की से आती है। कैसे आती है? हमने पवन चक्की में पढ़ा था। नाभिकीय ऊर्जा क्या होता है? नाभिकीय ऊर्जा, नाभिक को तोड़ा जाता है। किसी भी परमाणु के, यूरेनियम जो होता है ना, यूरेनियम को एक बार तोड़ेंगे तो कई साल तक उसका परमाणु विखंडन ही, मतलब एक बार टूटा, 2 बार टूटा, 3 बार, 4 बार, टूटते टूटते कई साल लग जाएंगे, वो पूरा टूट नहीं पाएगा। मतलब वो इतना, उसके परमाणु उसमें इतने ज्यादा होते हैं। समझ रहे हो ना? क्या होता है भाई? मान लेते हैं ये बड़ा सा एक टैंक होता है। क्या होता है? एक बड़ा सा टैंक होता है, गोल सा, ऐसे मान लेते हैं ये टैंक होता है। इसमें यूरेनियम को डाल दिया जाएगा। अब इसका एक अणु टूटा, अब एक अणु टूटा तो वो कितने? 2 अणु में टूटा, ठीक है। अब 2, फिर ये इसमें टूटेगा, ये बर्तन के बाहर नहीं जा रहा है, समझ लीजिए। यहां समझिए एक यूरेनियम है, ठीक है, अब ये टूटा 2 में, अब ये टूटा 2 में, ये टूटा 2 में, समझ? अभी एक साइड का मैं लेके, अभी ये भी टूटेगा 2 में, समझ रहे हैं कि नहीं? ये लगातार टूटते हैं, तो लगातार जब ये टूटते हैं तो क्या होता है? ऊर्जा उत्पन्न होती है। ये लगातार टूटते रहते हैं, लगातार टूटते रहते हैं। ऊर्जा बनती कैसे है? आपको मालूम है कि परमाणु में क्या क्या चीजें पाई जाती हैं? किसी परमाणु के नाभिक में क्या क्या पाया जाता है? तो न्यूट्रॉन पाया जाता है और प्रोटॉन पाया जाता है। अभी कल ही पढ़ा हमने, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन पाया जाता है। तो जब न्यूट्रॉन, आपको मालूम है प्रोटॉन पे धन आवेश होता है, न्यूट्रॉन पे कोई आवेश
नहीं होता। तो न्यूट्रॉन लगातार क्या करता है, नाभिक से टकराता है, और लगातार न्यूट्रॉन नाभिक से टकराता है, जिसकी वजह से क्या उत्पन्न होती है, ऊर्जा उत्पन्न होती है, और इसी ऊर्जा से हम बिजली बना देते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं नाभिकीय विखंडन क्या होता है। नाभिकीय संलयन, विखंडन का मतलब नाभिक का टूटना, विखंडन टूटना। नाभिक जब टूट जाता है ना, जब नाभिक टूटेगा तो क्या मुक्त होगा, नाभिक में क्या क्या पाया जाता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, क्योंकि लगातार न्यूट्रॉन क्या कर रहा था, नाभिक से टकरा रहा था। भाई लगातार कहते हैं ना कि पानी की एक बूंद अगर लगातार पत्थर पे गिरती है, पत्थर कितना भी मजबूत हो वो कट जाएगा। तो लगातार न्यूट्रॉन नाभिक से टकरा रहा था, जिसकी वजह से नाभिक क्या हो गया, टूट गया, और जब टूट गया तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन क्या हो गए, मुक्त हो गए। भाई तुमको अगर रस्सी से बांध के रखा जाए और सरिया काट दिया जाए तो तब वो इसे चुपचाप खड़ा रहोगे, नहीं ना, तब तो भैया पूछो मत, साइकिल चोरा भागेंगे, है कि नहीं। तो वो क्या है, न्यूट्रॉन, वो क्या कर रहा है, न्यूट्रॉन नाभिक से टकराते हैं लगातार, जिसकी वजह से नाभिक टूट जाता है और अथाह ऊर्जा उत्पन्न होती है, इसे कंट्रोल किया जाता है। ठीक है, आगे बात करते हैं नाभिक संलयन। संलयन का मतलब आपने पढ़ा है ना, संलयन का मतलब क्या होता है, जुड़ना। अंडाणु और शुक्राणु क्या होते हैं, संलयित होते हैं, निषेचित होते हैं, है ना। वैसे ही जब दो नाभिक आपस में मिलते हैं तो उसे क्या बोला जाता है, नाभिक संलयन। दो नाभिक का आपस में मिलना क्या कहलाता है, नाभिक संलयन कहलाता है। कब दो नाभिक आपस में मिलेंगे, पहला पॉइंट कि अति उच्च ताप पर, बहुत ज्यादा टेम्परेचर जब होगा तभी जाके दो नाभिक आपस में मिल सकते हैं। टेम्परेचर कितना होना चाहिए, 4 लाख से 15 लाख केल्विन में, डिग्री सेल्सियस नहीं, केल्विन। ठीक है, आगे बात करते हैं दूसरा पॉइंट, प्रेशर। वायुमंडल का जो उस समय उनको मिलने के लिए जो दाब चाहिए, नहीं दाब नहीं होता, घर पे दाब होता है, एक दाब बहुत खतरनाक घर पे होता है, यहाँ आओ, नहीं मारूंगा, यहाँ आओ, यहाँ आओ, ये दाब है, कोई नहीं बुला रहा है, मम्मी बुलाती है, मम्मी का ये बहुत खतरनाक झूठ है कि नहीं, यहाँ नहीं मारूंगी, यहाँ यहाँ। जब पहुंच जाते हैं फिर लो, अच्छा हम नहीं जाते, हम जाना भी नहीं चाहते, लेकिन पीछे दाब होता है, वायुमंडली दाब होता है, चलो भैया भागे चले जाओ, नहीं जाएंगे तो अलग कूटे जाएंगे, समझ रहे कि नहीं बात को। तो वही होता है दाब, दाब दिखाई नहीं देता, महसूस किया जा सकता है। अति उच्च ताप, टेम्परेचर बहुत ज्यादा होना चाहिए तभी दो, कभी पूछेगा कि नाभिक संलयन कब होगा तो आप कहेंगे जब अधिक ताप होगा, टेम्परेचर बहुत ज्यादा होगा। पूछेगा कितना टेम्परेचर होना चाहिए, तो 4 लाख से 15 लाख केल्विन तक होना चाहिए। और दूसरा जो दाब है वो भी बहुत ज्यादा, 1 लाख, मतलब एक वायुमंडल जितना दाब किसी पे लगाता है, वायुमंडल इसी वायुमंडल के जैसे 1 लाख वायुमंडल जितना दाब लगाएंगे, उतना दाब अगर लगेगा दो नाभिक के ऊपर, तब जाके वो आपस में मिलेंगे। समझ गए, 1 लाख वायुमंडली दाब लगेगा तब जाके दो नाभिक आपस में संलयित होंगे, आपस में मिलेंगे। समझ गए बात को। आगे बात समझते हैं। अब देखिए ये जरूरी पॉइंट, ये याद रखिएगा, क्योंकि ये पूरे चैप्टर का सार यही है। ठीक है, क्या है, क्या रीजन है, लगातार अब ऊर्जा की मांग लगातार बढ़ रही है। भाई अगर मेरे घर अपाची खड़ी हो गई तो तुम्हारे घर कैसे ना खड़ी होगी। उनका लड़का देखिए जा रहा है जगुआर से, हमारा लड़का बेचारा ऑडियो से ना जाए। लो भैया, औरत के आगे किसकी चली है, 4 ठो रिंच का सना भैया, बस उसके बाद तो हालत खराब भाई साहब की, है ना। तो क्या है, देखो होता क्या है कि ऊर्जा की लगातार मांग, देखिए जितनी ऊर्जा की खपत करेंगे, जितना ऊर्जा, भाई बेफजूल का इस्तेमाल भी तो करते हैं। 5 रुपए का टॉफी लेने के लिए 50 रुपए का तेल जला देंगे, डेयरी मिल्क लाना है, यहाँ खुश करना है, समझ लीजिए, खाली 5 कहता ना कि 5 रुपए डेयरी मिल्क, और तेल कितने का जल गया। ये बेफजूल की, देखिए मैं कहता हूँ ठीक है, अब साइकिल से जाओ बेटा, पैदल जाओ, नहीं पैदल थोड़ी भाई, अब नहीं देख रहे हो इतना बढ़िया का ब्रांडेड शूज पर कपड़ा पहने तो कैसे हम साइकिल से जाएंगे, इंसल्ट ना हो जाएगी। वही चीज है, केवल हम देखिए आज की जनरेशन जो है वो केवल दिखावे पे ज्यादा ध्यान दे रही है। नाचे गावे तोड़े तान तेकर दुनिया राखे मान, केवल दिखावे पे कुछ। मैं कहता हूं कि अगर आपके पास 10,000, आज की जनरेशन में अगर आपको 10,000 दे दिया जाए तो 9,000 का पर्स लेगा, 1,000 रुपया रखेगा। इतना बड़ा पर्स रखते हैं, कुछ 17 रुपया होता है उनमें, सोच लीजिए। देखिए इतना बड़ा पर्स, हीरा उरा जला रहता बारवा, इतना बड़ा, आप उसमें देखेंगे पैसा कर पे है 17 रुपया, 2 ठो फेयर लवली होगा, 2 ठो शीशा, 1 ठो कंघी होगी। बताओ, अलग फैशन भैया। बिल गेट्स कहते हैं कि अगर आपके पास पैसे हैं, 10,000 आपके पास अगर हैं, तो आप कितना 1,000 का पर्स लीजिए, उसमें 9,000 रुपए रखिए। लेकिन यहां क्या हो रहा है, उल्टा हो रहा है। 9,000 का क्या है, पर्स है, उसमें पैसा कितना, 1,000, और बाकी मेंटेन करने वाला सामान है
है कि नहीं। चलिए बात समझ लेते हैं। तो ऊर्जा का वातावरण पे क्या प्रभाव पड़ रहा है। लगातार ऊर्जा की, देखिए आने वाली पीढ़ियां भी इस्तेमाल करेंगे भाई। अगर आप एक मोबाइल चला रहे हैं तो आने वाली जो जनरेशन है तो पर्सनल मोबाइल होगी। हेलो, हाँ ठीक है, रुको एक मिनट। अच्छा हाँ पापा, वो लगे रहेंगे, मतलब एक पर्सनल मोबाइल होगा, एक सार्वजनिक मोबाइल होगा, दो। तो वो ऊर्जा का, अब देखिए भाई 50 रुपये अलग से रिचार्ज करवाइए तब आपकी सिम चालू रहेगी खाली, है कि नहीं। तो 50, अरे मैं समय मान के चलता, मैं 50 एकदम मैक्स मतलब मिनिमम लेके चलिए तो 50 रुपये उसका खर्चा और 399 तुम्हारा, है ना। 400 रुपये महीना जा रहा, आ कितना रहा है 300 रुपया। अब 100 रुपया मम्मी के है, मम्मी व्यवस्था, है कि नहीं। तो वही क्या है, ऊर्जा की मांग लगातार बढ़ रही है, तो जिसका प्रभाव हमारे वातावरण पे भी तो पड़ेगा, हमारे बिहेवियर पे पड़ेगा। क्यों पड़ेगा, अगर मम्मी पैसा ना देगी तब देखो ना अगली बार आप खाना नहीं खाएंगे तो मत खाओ ससुरा। ये बहुत खतरनाक, ये सबसे ज्यादा ताव लड़का देते हैं, खाना ना खाने का ताव। मत खाओ, मैं तो कहता हूं 2-4 साल ना खाओ, कोई दिक्कत ना है, ठीक है। बात करते हैं बढ़ती मांग। लगातार मांग बढ़ रही है तो जिससे क्या क्या नुकसान हो रहा है। आप लगातार डीजल पेट्रोल की गाड़ियां चलाएंगे, लगातार चलाएंगे तो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड बढ़ जाएंगी, जिसकी वजह से वो जाके क्या होंगी, बार बार आपके वायुमंडल में जाके वो जमा हो जाएंगी। और जब बारिश होगी, कहा जाता है ना, बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि जब बारिश पहली वाली बरसात होती है तो उसमें हीरो ना बना करो, मुझको बरसात बना लो, वरना बेटा तुम इतना बड़ा फफोला इतना फूल जाएगा, जगह जगह तुमको बरसात निकलेगी। समझ रहे हैं ना, क्योंकि पहली बारिश में क्यों नहीं भीगा जाता। मैं मानता हूं कुछ लोगों का फेवरेट है कि पहली वाली बारिश, हल्की हल्की हवा हो, बसंत वाला ये मौसम है, 5 है ना फरवरी का महीना हो, बढ़िया हल्की हल्की हवा चल रही हो, अलग है, खुश रहते हैं। लेकिन पहली वाली जो बारिश होती है ना, वो अम्लीय वर्षा होती है। वहां कूद के हीरो ना बनो, शाहरुख खान ना बनो, क्योंकि इतना बड़ा बड़ा फोड़ा होगा बेटा, ना बैठ पाओगे ना खड़ा हो पाओगे, एक साइड का सोना पड़ेगा। सोचो तो कितनी परेशानी होने वाली है, सोच लीजिए। फोड़ा, कभी फोड़ा फुंसी अच्छी जगह होते भी नहीं। हाँ वेरी गुड, समझो। तो अम्लीय वर्षा क्या होती है कि जब भाई लगातार आप ऊर्जा का इस्तेमाल करेंगे तो वो जो कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड वो ऊपर जाएंगी और वो किसका निर्माण करेंगी, अम्ल का निर्माण करेंगी। और आप अम्ल की प्रवृत्ति जानते हैं, अम्ल क्या काम करता है, वो आपकी त्वचा को जला देता है, त्वचा पे फफोले पड़ जाते हैं, बड़े बड़े दाने निकल जाते हैं। तो जब पहली बरसात होती है तो कोशिश क्या करिए, उस पर भीगिए मत। भीग जाएंगे तो जगह जगह क्या हो जाएगा, आपको बड़ा बड़ा फोड़ा हो जाएगा। फिर इधर इस डॉक्टर किया, उस डॉक्टर कब बंगलिया किया, तो कब इधर दौड़ते रहोगे, कोई मतलब नहीं होने वाला, ठीक है। देखिए क्या नुकसान होता है अम्लीय वर्षा से। अम्ल जानते ही अम्ल के बारे में, अम्ल जिस चीज पे गिरेगा उसे क्या कर देगा, जला देगा। तो हमारी खेती फसल रही होगी, कोई जानवर, आप तो छाता लेके चले जाएंगे, चलो ठीक है, गाय कौन छाता लेके दौड़ेगी, कुत्ता, जंगली जानवर कहाँ जाएंगे, पेड़ कौन छाता लेके खड़ा है कोई, गेहूं छाता लेके कोई एक छाता लेके खड़े हो जाएंगे एक पेड़ कि भैया पेड़ ऊपर ना पड़ो। अगर मान लो चलो छाता लगा भी लिया तो पानी गिर के जाएगा कहाँ, फिर तो जड़े में जाना है। तो मतलब सर कटे जाए, यहाँ से काट दो बतिया तो मरोगे तब वो बेटा, मरोगे तब वो बेटा, है कि नहीं। वही चीज है। तो लगातार अम्लीय वर्षा होगी तो जीव जंतु का नुकसान होगा। और आपको मालूम है, आपने पारिस्थितिक तंत्र में पढ़ा हुआ है कि प्रकृति में पाया जाने वाला हर जीव वातावरण के लिए जरूरी है। चाइना वाली कहानी याद है कि नहीं, जिसने सारी चिड़िया को मारा था। तो वही चीज है। तो जीव जंतु का भी नुकसान होगा, फसल का नुकसान होगा और सबसे ज्यादा भूमि का नुकसान होगा। भूमि बंजर हो जाएगी और जब भूमि बंजर हो जाएगी तो आपका गाजर कहाँ बोया जाएगा, है ना, पालक कहाँ बोएंगे, धनिया कहाँ बोएंगे, ना भूमि रहेगी, क्योंकि फसल कहाँ उगाएंगे, भूमि पर। जब भूमि बंजर है तो उसे बनाने में ज्यादा खर्च होगा, समझ रहे हैं ना। तो इसलिए ऊर्जा जितना जरूरी हो सके, जब बहुत जरूरी हो तो ही ऊर्जा का इस्तेमाल कीजिए। बेफजूल का ऊर्जा का इस्तेमाल करना कोई मतलब नहीं। कुछ लड़के ऐसे होते हैं या कुछ महारानियां भी ऐसी होती है, वो लगा के चार्जर फिर मोबाइल चलाते हैं। बताओ, पहले इससे दो चीज की, देखिए पहली चीज तो आप मोबाइल की बैटरी खराब कर रहे हो, दूसरी चीज है खुद का टाइम। अगर जरूरी हो तो मोबाइल चलाओ, सोशल साइट कम से कम बहुत मैक्सिमम चलाओ तो 15 मिनट। अगर बहुत मतलब 15 मिनट बहुत ज्यादा होता है, समझ रहे हैं ना। सोशल साइट से जुड़िए, क्योंकि नहीं जुड़ेंगे तो समाज में क्या हो रहा है नहीं पता चलेगा। लेकिन इतना मत जुड़ जाइए कि खाली जुड़ा जाओ, वही यहाँ कोई मतलब है नहीं, ठीक है। अगला पॉइंट, ताप में परिवर्तन। आप देख रहे हैं ना, बरसात का मौसम आगे पीछे हो गया, टेम्परेचर में परिवर्तन, क्योंकि जब फसल नष्ट हो जाएंगी, पेड़ पौधे नष्ट हो जाएंगे। और आपको मालूम है कि कोई पेड़ टेम्परेचर को 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम करता है। अगर आप
खुले में है, खुले वातावरण में, सीधे वातावरण के संपर्क में है, तो आप क्या है, आपको अगर 50 डिग्री सेल्सियस तापमान लग रहा है, पेड़ के नीचे चले जाएंगे तो 45, 43, 47 ऐसे टेम्परेचर, क्योंकि वो अवशोषित कर लेता है टेम्परेचर को। अगर वो नहीं होगा, बरसात नहीं होगी, क्योंकि बरसात बादल को अपनी तरफ आकर्षित कौन करता है? कौन करता है? पेड़ पौधे करते हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा बारिश कहाँ होती है? हमारी तरफ है ना, मेघालय, तो वहां पे बारिश होती है। क्यों होती है? क्योंकि वहां बहुत ज्यादा लंबे लंबे पेड़ है, वो पानी को जल्दी आकर्षित कर लेते हैं, बादल को जल्दी आकर्षित कर देते हैं, इसलिए बारिश होती है। तो ना रहेगी बारिश, है ना। जब पेड़ नहीं रहेगा भाई, लगातार अम्लीय वर्षा होगी तो पेड़ पौधे वहां के खत्म हो जाएंगे, जीव जंतु खत्म हो जाएंगे, तो वहां बारिश होगी नहीं। और भूमि ऑलरेडी बंजर हो चुकी है, बारिश होगी नहीं, मिट्टी सड़ेगी नहीं, तो मिट्टी उपजाऊ बनेगी कैसे? समझ गए? अगला पॉइंट, पेड़ों की कटाई, लगातार पेड़ों की कटाई। आप देख रहे हैं हमारे यहाँ रेलवे है, अगर कोई सूखा पेड़ मिल गया तो रात भर में वो गायब है। लगातार पेड़ की अगर आप कटाई भी करेंगे, हाँ सूखा पेड़ काट लीजिए, इस्तेमाल कर लीजिए, लेकिन जो बेफजूल का पेड़ काटा जाता है, रोड के चौड़ीकरण के नाम पे जो पेड़ काटे जाते हैं, पेड़ काटने से पहले पेड़ लगाने चाहिए। क्योंकि वातावरण में आप पेड़ काटेंगे, एक पेड़ को, कोई नॉर्मली पेड़ है उसको बड़ा होने में 10 साल, 5 साल, 4 साल लग जाते हैं। और जब एक पेड़ जो तैयार है उसको काटेंगे तो उसको भी, जो छोटा वाला उसको भी तो ऑक्सीजन चाहिए। तो भाई लगातार पेड़ काटेंगे तो वायुमंडल में ऑक्सीजन की कमी होगी, पहली चीज। दूसरी चीज, जब बारिश होगी तो लगातार वर्षा की बूंदें जमीन पे गिरेंगी, तो पानी का, मिट्टी का क्या होगा? कटाव होगा, मृदाक्षरण होगा, मिट्टी बह के एक स्थान से दूसरे स्थान चली जाएगी। तो यहाँ की मिट्टी जो उपजाऊ मिट्टी थी वो दूसरे खेत में, दूसरे के बाद तीसरे में, तीसरे वाले चौथा में, तो ये क्या हो जाएगा? इससे बहुत ज्यादा नुकसान होने वाला है। अगर जरूरत है तो ऊर्जा का इस्तेमाल कीजिए और कोशिश कीजिए कि ऐसे ऊर्जा का इस्तेमाल करें जो वातावरण पे कोई दुष्प्रभाव ना डाले। इलेक्ट्रिक वाली बाइक इस्तेमाल कीजिए, सोलर बाइक, है ना, बिजली कम से कम इस्तेमाल कीजिए, जरूरत है तो इस्तेमाल कीजिए। अगर आप सोते हैं, आधे लोग के गांव में, पता नहीं शहर में मालूम नहीं, शहर में बेचारे तो ज्यादा होनहार हो जाते हैं, गांव में ज्यादा होता है कि दिन में भी बल्ब जलता है, रात में सोते हैं तो बल्ब जलता है, पंखा चल रहा है तो चल ही रहा है, यहाँ से फुआ से आके बतिया लेते हैं। देखिए, पढ़े लिखे लोग ही ये बदलाव ला सकते हैं, और एक एक व्यक्ति अगर चाहेगा तो बदलाव आएगा, किसी एक व्यक्ति के चाहने से बदलाव नहीं आने वाला। ठीक है, तो जब जरूरी हो तो ही ऊर्जा का इस्तेमाल कीजिए, और कोशिश कीजिए ऐसी ऊर्जा का इस्तेमाल कीजिए जो वायुमंडल पे कोई प्रभाव ना डाले। जैसे ज्वारी ऊर्जा अभी हम नहीं इस्तेमाल करने वाले हैं, इन फ्यूचर हम इनका इस्तेमाल करेंगे। सोलर कुकर का इस्तेमाल हम कर सकते हैं, सोलर सेल का इस्तेमाल हम कर सकते हैं, क्योंकि ये नवीनीकरण स्रोत हैं, ये वायुमंडल में खत्म भी नहीं होंगे। जब तक पृथ्वी रहेगी तब तक सूर्य रहेगा, और जब तक सूर्य रहेगा तब तक ये समुद्र रहेगा, हवा रहेगी कि नहीं रहेगी। तो ये चीज़ें खत्म होने वाली नहीं है, इनका इस्तेमाल करके हम अपने काम को आसान बना सकते हैं। लेकिन हमारे पास ऑप्शन है, लेकिन जब जरूरी हो तो ही ऊर्जा का इस्तेमाल कीजिए। जय हिंद।